हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का टॉपिक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत दिनों से मुझसे स्टूडेंट्स टोपो आइसोमरेजेस के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहे थे, तो आज वो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको एक 3D आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है और टोपो आइसोमरेज किस तरीके से आपके स्ट्रैंड्स को कट करते हैं और किस तरीके से रेप्लिकेशन कराने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, टोपो आइसोमरेजेस कई तरीके के होते हैं, इसीलिए इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, बट आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि मैं आज आपको एक वायर की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से टोपो आइसोमरेज काम करते हैं और आपके रेप्लिकेशन को आसान बना देते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। टोपो आइसोमरेजेस का जिक्र सबसे पहले आता है रेप्लिकेशन टॉपिक को पढ़ते समय। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स को हमें अलग अलग करना होता है। जब तक दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग नहीं होंगे तब तक इस स्ट्रैंड का और इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होना बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने का काम किसका होता है? डीएनए हेलिकेज का होता है। तो चलिए मैं आपको एक वायर की मदद से सिखाता हूं कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हम सबको पता है। तो एक स्ट्रैंड ये है ब्लैक वाला, एक स्ट्रैंड ये है रेड वाला। अब होता क्या है, हेलिकेज जो है इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके किसके बीच में होती है? जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कितनी कितनी होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पता होगा। अब क्या होता है, हेलिकेज क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता हुआ चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो होगा। देखिए, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रैंड खुलता हुआ चला जाता है, खुलता हुआ चला जाता है। बट अब देखिए, यहाँ पे मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, तब पर भी ये स्ट्रैंड अब आगे खुल नहीं रहा। और आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे, अगर आप देख पा रहे हो, कैमरा फोकस कर रहा हो, तो इस जगह पे एक तनाव सा उत्पन्न हो गया या एक स्ट्रेस उत्पन्न हो गया। अब इसके आगे देखिए, ये कुछ जो ये पूरा स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, खुल नहीं रहा और ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब अब यहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप हो गया, एक स्ट्रेस डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रैंड ओपन नहीं होगा तो हेलिकेज आगे बढ़ेगा नहीं। अब आप जानते हैं कि हेलिकेज आगे नीचे की तरफ जाएगा नहीं। अगर हेलिकेज नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो पीछे से आ रहा जो पॉलीमरेज है वो भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो अब करें क्या? रेप्लिकेशन तो ब्लॉक हो गया ना। तो जब तक ये जो स्ट्रेन है यहाँ पे, इसको रिलीव नहीं करिएगा तब तक रेप्लिकेशन आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब यहीं पे काम आ जाता है टोपो आइसोमरेज का। तो कहने का मतलब, टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, ये जो यहाँ पे इस जगह पे जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है या स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है, जो भी आप कहें, उसको रिलीज करने का, उसको रिलीव करने का काम किसका है? हमारे टोपो आइसोमरेज का काम है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डीएनए हेलिकेज का रोल क्या हो रहा है। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करता हुआ चला जाता है। अब आप में से जिसको नहीं पता है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या होता है, तो समझिए, जैसे जैसे ये हेलिकेज आगे बढ़ रहा होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉइलिंग है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसको वापस लपेटें और लपेटने के बाद दोबारा से इसको ओपन करने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे मैं ओपन करूंगा, देखिए ये जो कॉइलिंग है इधर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओवर वाइंडिंग टाइप का दिख रहा है इस जगह पे। ओवर वाइंडिंग को ही हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। जब वाइंडिंग ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी, जितनी वाइंडिंग की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा वाइंडिंग होने लगी है इस जगह पे, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग किसकी वजह से हो रही थी सर? डीएनए हेलिकेज की वजह से पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही थी। देखा, यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ था, ये कुछ इसी तरीके का था स्ट्रक्चर। ऐसे हेलिकेज यहाँ से बढ़ रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब थोड़ी दूर पे जाकर के स्ट्रेन डेवलप होगा और आगे रेप्लिकेशन नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज का काम क्या है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को, ध्यान दीजिए, ये क्या है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज करवा देता है ड्यू टू डीएनए अनवाइंडिंग। मतलब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग यहाँ पे डेवलप हुई है, देख रहे हैं, ये देखिए मैं और ताकत लगा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग डेवलप हो गई है। अब इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज कर देगा। कैसे रिलीज करेगा? कैसे रिलीज करेगा? अनवाइंडिंग कर देगा डीएनए के। डीएनए को, जैसे ये ओवर वाउंड हो गया था, ज्यादा वाउंड हो गया था, ये अब कम वाउंड हो जाएगा। इसको अनवाइंड करने का काम किसका है? टोपो आइसोमरेज का काम है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत करनी है ज़रूरी है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से एंजाइम्स और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से एंजाइम्स हैं।
ये पता होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज एक एंजाइम है जो कि अंदर आता है टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस के। अभी मैं क्लासिफिकेशन समझाऊंगा आपको, तब आपको पता चल जाएगा कि टाइप 2 टोपोआइसोमरेज होता क्या है। बट फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जो डीएनए गायरेज होता है ना, वो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का पार्ट है। वहीं यूकैरियोट्स जो हैं उनका ज़्यादातर काम टोपोआइसोमरेज 1b या टोपो 1b के द्वारा चल जाता है। फिर से समझ लेते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो डीएनए गायरेज, और डीएनए गायरेज किसका पार्ट है? टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का। और यूकैरियोट्स का काम ज़्यादातर टाइप या टोपोआइसोमरेज 1b के द्वारा चल जाता है। अब ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों एंजाइम का क्या काम है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को, यानी कि जब स्ट्रक्चर ओवर वाइंडेड है, मैंने अभी दिखाया भी था, ओवर वाइंडेड स्ट्रक्चर को अंडर वाइंड कर देना है। अब उसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो है वो रिलीज हो जाएगी। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को आप क्या कर रहे हैं? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डाल करके पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज कर दे रहे हैं। मतलब क्या किया मैंने? स्ट्रक्चर ओवर बाउंड था, उसको अंडर बाउंड कर दिया, यानी कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी, अब मैंने नेगेटिव सुपर कॉइलिंग उसमें डाल दी, तो अब स्ट्रैंड वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। जो इतना ज्यादा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी या ओवर वाइंडिंग थी, अब वो वापस अपने न्यूट्रल स्टेट में जैसा वो पहले था उसी तरीके का बन करके आ गया है। ये काम हो गया मेरे प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज करता है, यूकैरियोट्स में टोपो 1b कर देता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डीएनए गायरेज के बारे में। देखिए डीएनए गायरेज क्या करता है। अब डीएनए गायरेज के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम सीएसआईआर की बात करें, चाहे गैटबी, गेट, हर जगह डीएनए गायरेज को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब डीएनए गायरेज जो है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस करके अपना काम करता है। भाई जब इसको अपने स्ट्रैंड को पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंड्यूस करना है, स्ट्रक्चर को अनवाइंड करना है, तो बिना एटीपी हाइड्रोलिसिस के ये काम नहीं करता, तो इट रिक्वायर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस। दूसरा, ये हीटेरोटेट्रामर है, यानी कि इसके पास दो अलग अलग यूनिट्स हैं। एक को हम बोलते हैं गायर 1 और दूसरा है गायर या गायर ए और दूसरा है गायर बी। ठीक है, तो इसके पास दो सब यूनिट्स हैं। हीटेरोटेट्रामर है बेसिकली, दो सब यूनिट्स दोनों के हैं, गायर ए का भी दो, गायर बी के भी दो हैं। तो अब गायर ए और गायर बी के अलग अलग फंक्शन क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए गायर ए का क्या काम है? कट्स एंड रीजॉइंट्स डीएनए। अब यहां से बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। देखिए गायर ए और गायर बी का क्या काम है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर बाइंड कंडीशन में थे। कब? जब हेलिकेज काम कर रहा था। अब इनको मुझे मुझे ये गायरेज को काम करने में देखना है, गायरेज किस तरीके से काम करेगा। गायरेज क्या काम करेगा? देखिए ये जो एक स्ट्रैंड है इसमें से, या ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, टोपोआइसोमरेज क्या करता है? या तो इस एक स्ट्रैंड पे कट कर देगा, इसके ऊपर निक कर देगा, इसको यहां से कट कर देगा ऐसे, और या फिर ये दोनों स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है। बात समझ में आ गई? अब अगर एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, या तो इसको कट करे या दोनों को स्ट्रैंड को अगर ऐसे करके कट कर देगा, तो होगा क्या? जितनी भी इसके ऊपर सुपर कॉइलिंग थी या जितनी भी ज्यादा ओवर वाइंडिंग थी वो क्या हो जाएगी? वो रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लीजिए एक स्ट्रैंड को कट कर रहे हैं, तो ये जिस स्ट्रैंड को आपने कट किया वो स्ट्रैंड स्विवेल होकर के वापस घूम करके इधर आ जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया? जो भी कॉइलिंग थी, वो जो भी सुपर कॉइलिंग थी, जो भी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी, जो भी ओवर वाइंडिंग थी, वो क्या हो गई? वो वापस न्यूट्रलाइज होगी, क्योंकि मैंने जैसे इसको एक को काटा, ये स्ट्रैंड घूम करके वापस आ जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितना भी स्ट्रेस था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो गायर ए और गायर बी ये जो दो सब यूनिट्स हैं, इनके दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं। गायर ए क्या करता है? कट्स एंड रीजॉइंट्स डीएनए। मतलब पहला इसको काटना, ये कटा मैंने, इसको काटा, कौन काटेगा सर? गायर ए काटेगा। ठीक, अब गायर बी क्या करने वाला है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटीपी चाहिए यहाँ पे। गायर बी एटीपी से एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही ये कटा, ये घूमेगा ऐसे, वापस घूम करके आ जाएगा। अब वापस मुझे रीलाइगेट भी तो करना है, वापस ये ब्लैक वाले को काटा तो वापस जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कैसे? गायर ए ही कट भी करता है और रीजॉइनिंग भी कर देता है। तो याद रखना है दोनों का अलग अलग फंक्शन। गायर ए क्या करता है? आपके स्ट्रैंड को कट करना और उसको ज्वाइन कर देना। और गायर बी क्या कर देता है? गायर बी आपको एनर्जी का प्रोवाइड करता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करने में मदद करता है। अब आ जाते हैं इनहिबिटर्स की बात करने। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस अगेन आते हैं इनहिबिटर्स के बारे में।
तो इनहिबिटर्स जो हैं वो कई तरीके के हैं। एक तो क्विनोलोन्स इनहिबिटर या क्विनोलोन्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके एग्जाम्पल्स में नैलिडिक्सिक एसिड आ जाता है, और क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स के ही जो फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं उसके दो एग्जाम्पल्स हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्विनोलोन जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें नैलिडिक्सिक एसिड आ जाता है, और इसी क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स के जो फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं वो उनके एग्जाम्पल्स हैं नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इन दोनों यानी कि नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनके लिए टारगेट क्या है? इनके लिए टारगेट है गायर ए। गायर ए मतलब क्या कर रहा था? वो कट करना और रीजॉइन करना डीएनए का, गायर ए का काम था। लेकिन अगर मैं गायर बी की बात करूं, उसके लिए भी एक एंटीबायोटिक है, उसका नाम है नोवोबायोसिन। ठीक है, तो नोवोबायोसिन गायर बी पे एक्ट करती है, वहीं नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो गायर ए के ऊपर एक्ट करती हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। चलिए अब आ जाते हैं, वापस डिस्कशन करते हैं अपने कॉन्सेप्ट का, क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए, तो लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन समझने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि ये जो टोपोआइसोमरेज है ये एक तरीके का न्यूक्लियेज है। क्या है सर? न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज का मतलब क्या होता है? वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है सर? COPOC बॉन्ड जो होता है, इसी को मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलता हूँ। सर ये COPOC बॉन्ड का मतलब क्या है? अब आप जानते हैं कि जो भी एक नाइट्रोजनस बेस है वो किसके ऊपर अटैच रहता है? वो अटैच रहता है आपके शुगर के ऊपर, चाहे वो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, चाहे वो राइबोस शुगर हो। अगर मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये डीएनए है, अब डीएनए में 3 प्राइम पोजीशन पे OH रहता है। ठीक है, अब ये जो 3 प्राइम पोजीशन का जो ये OH है वो क्या करता है? वो ज़रूरी है मुझे नया स्ट्रैंड, नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड करने के लिए। क्यों, क्या होता है आपको पता होना चाहिए भाई। ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रहा है? 3 प्राइम OH जो है वो O जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? फॉस्फेट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये फॉस्फेट कहाँ है? 5 प्राइम पोजीशन पे जो फॉस्फेट लगा हुआ है, जो अगला जो न्यूक्लियोटाइड आने वाला है उसके 5 प्राइम पोजीशन के फॉस्फेट के ऊपर ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो मेरा COPOC बॉन्ड बन जाता है। तो क्या कहने का मतलब कुल मिलाकर के कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से जुड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। तो COPOC बॉन्ड मैंने आपसे बोला, तो COP ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, दूसरा P के बाद OC ये दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो कुल मिला के वी आर कॉलिंग इट एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो जब भी हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को तोड़ रहे हैं तो वो किसका काम होगा? न्यूक्लियस का काम होगा। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड रीजॉइंस। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया भी था, एक एग्जांपल था टोपोआइसोमरेज का। ये टोपोआइसोमरेज का एग्जाम्पल मैंने डीएनए गायरेज दिया, इसमें मैंने गायर ए के बारे में बोला आपको कि ये कट भी कर देता है और साथ ही साथ उसको रीजॉइन भी कर देता है। तो ये न्यूक्लियस है, ब्रेक कर रहा है बट साथ में रीजॉइन भी कर रहा है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की टोपोआइसोमरेजेस की। टोपोआइसोमरेज को मैं 2 प्रकार में या 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक तो होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस। तो टाइप 1 टोपोआइसोमरेजेस में एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि टाइप 1 टोपोआइसोमरेजेस में सिर्फ एक डीएनए स्ट्रैंड का क्लीवेज होगा। तो जैसे कि अगर मैं फिर से वापस अपने वायर के ऊपर जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इस पूरे डीएनए हेलिक्स में सिर्फ एक स्ट्रैंड को क्लीव कर रहा हूं, इसको मान लीजिए मैंने सिर्फ ब्लैक वाले को काटा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? टाइप 1 टोपोआइसोमरेज का एग्जाम्पल है। यहां मैंने लिखा भी है, क्लीव्स 1 डीएनए स्ट्रैंड एंड पासेस द अदर स्ट्रैंड थ्रू द ब्रेक एंड देन रीसीलिंग इज डन। मतलब एक स्ट्रैंड को मैंने यहां से कट किया, उसके बाद इस स्ट्रैंड को मैंने ये रेड वाला है इससे इसको पास करवाया, ऐसे करके ऐसे पास होगा और ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। देखिए इतना गैप हो गया, अब ये ओपन हो गया। जब ये ओपन होगी, जैसे इसको फिर से मैं समझा देता हूँ, जैसे मैंने इसको कट किया, इसको कट करने के बाद ये जो रेड वाला है ये इसको पास करा दूंगा मैं इसमें। तो अब क्या होगा? जो भी यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप था वो ओपन हो जाएगा, स्ट्रेन जो भी डेवलप था वो खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद मैं इसको रीसील कर दूंगा, आई विल बी रीसीलिंग इट। तो क्लीव्स वन डीएनए स्ट्रैंड एंड पासेस अदर स्ट्रैंड थ्रू द ब्रेक, एक डीएनए स्ट्रैंड को काटा, दूसरे वाले को इससे पास करवाया और वापस से रीसील करवा दिया जिसको काटा था। ये मेरा हो गया टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज क्या करता है? क्लीव्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एंड पास अनदर डबल स्ट्रैंड थ्रू द ब्रेक। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं वापस इसको जो मैंने ओपन कर दिया था, मैं वापस इसको कॉइल कर दे रहा हूं। अब अगर मैं इसको ज़्यादा कॉइल करूंगा, देखिए अगर मैं इसको और ज़्यादा कॉइल करता जाऊं तो क्या होगा, और ज़्यादा कॉइल करता जाऊं तो ये आपस में इस तरीके का एक सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बना लेगा। देख रहे हैं आप कैसे किया मैंने? मैं इसको और ज़्यादा ऐंठता जा रहा हूँ, और ज़्यादा ऐंठता जा रहा हूँ, तो ये अपने ऊपर जा करके बैठ जा रहा है कुछ इस तरीके के। ये देख रहे हैं आप। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज होगा वो दोनों डबल स्ट्रैंड को कट करता है, क्लीव्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, मतलब इसको ऐसे काटेगा यहां से डबल स्ट्रैंड। अब ये इस तरीके का सुपर कॉइल स्ट्रक्चर हो गया है, बात समझ में आ रहा है? अब अगर ये बहुत लंबा डीएनए तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे ऐंठता चला जाएगा, कुछ इस तरीके का डेवलप होता चला जाएगा। अब ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया ना, आप समझ रहे हैं? तो अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता जा रहा है, कुछ इस तरीके का होता चला जा रहा है, मुड़ता चला जा रहा है, तो अब मैं ये एग्जांपल वापस लेता हूं। ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर बैठ रहा है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकता हूं? कैसे करूंगा? यहां से एक स्ट्रैंड को यानी डबल स्ट्रैंडेड को मैं ऐसे कट करूंगा यहां से। जैसे ही कट करूंगा फिर यही चीज लिखा हुआ है, क्लीव्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एंड पास अनदर डबल स्ट्रैंड थ्रू द ब्रेक। इसको यहां से दोनों को काटा और फिर जो दूसरा ठीक वाला स्ट्रैंड था उसको इसमें से पास करा दिया। अब वापस से रीसीलिंग कर दी। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड की कटिंग हो रही है, इन दोनों स्ट्रैंड को काटना है, फिर इस वाले को जो ये पीछे वाला है इसको पास करा के आगे ले आना है और वापस से रीसीलिंग कर देनी है। तो ये हो गया मेरा टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का काम। टाइप 1 और टाइप 2 को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे टाइप 1 टोपोआइसोमरेज के लिए आपको रोमन न्यूमरल आगे लगाना है जो कि ऑड होगा। जैसे टाइप 1 टोपोआइसोमरेज के एग्जांपल्स हो गए टोपो 1 या टोपो 5, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो गए? ये एग्जांपल्स हो गए हमारे टाइप 1 के। अगर मैं बात कर रहा हूं टाइप 2 के एग्जांपल्स की, तो टाइप 2 में आपको इवन रोमन न्यूमरल्स लगाने हैं, क्योंकि टाइप 2 खुद ही इवन है, 2 इवन है। तो यहाँ पे ऑड लगा रहे थे तो यहाँ पे आपको इवन लगाने। एक और अंतर है, देखिए यहाँ पे कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि टोपोआइसोमरेज जब काम करेगा तो कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर? रिवर्स गायरेज एक एक्सेप्शन है इसका, टाइप 1 वाले का एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स गायरेज। रिवर्स गायरेज क्या करता है? ये गायरेज का उल्टा काम कर रहा है। गायरेज क्या काम करता था? गायरेज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज कैसे करता था? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डाल करके। लेकिन ये रिवर्स गायरेज क्या कर रहा है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऐड करेगा। तो अगर वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऐड कर रहेगा तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस के बिना नहीं कर सकता। तो क्या कहने का मतलब है? ये एटीपी हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल यहां पे करता है, एटीपी का इस्तेमाल करता है। ये एक्सेप्शन हो गया, बात समझ में आ गई? तो टाइप 1 में मैंने बता दिया कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है जनरली, बस इसका एक एक्सेप्शन है रिवर्स गायरेज। अब आप बोल रहे होंगे सर डीएनए गायरेज तो एटीपी हाइड्रोलिसिस करवाता था, लेकिन बेटा याद रखिए डीएनए गायरेज क्या है? टोपो 2 टोपोआइसोमरेज है। बात समझ में आ गई? अब बात करता हूं मैं टाइप 2 वाले की। तो टाइप 2 में कोई भी एटीपी एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता, डायरेक्ट एटीपी की जरूरत नहीं होती। बस अगर हम अपने टोपोआइसोमरेज के प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस वगैरह कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसके लिए मुझे एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। तो नो एटीपी रिक्वायर्ड फॉर क्लीवेज एंड रीलाइगेशन, काटने के लिए और रीलाइगेट करने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं है, बट एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं ऑल टोपोआइसोमरेजेस हैव न्यूक्लियोफिलिक टायरोसिन। सर इसका क्या मतलब हो गया? न्यूक्लियोफिलिक टायरोसिन का मतलब क्या है? अब आप सब जानते हैं टायरोसिन हो या सीरीन हो, इन सब में OH प्रेजेंट रहता है ना? तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक टायरोसिन क्यों बोल रहे हैं सर? न्यूक्लियोफिलिक टायरोसिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टायरोसिन के पास एक ऑक्सीजन है, आप जानते हैं जैसे कि मैंने बताया OH है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका मदद से, इसी की हेल्प से हम COPOC यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। अभी देखते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपने देखा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। टाइप 1A और टाइप 1B, ये टाइप 1 के 2 और सब टाइप्स हैं।
मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इस टाइप 1 टोपोआइसोमरेज के दो और सब टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं टाइप 1A और दूसरे को बोलते हैं टाइप 1B टोपोआइसोमरेज। तो टाइप 1A और टाइप 1B में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? देखिए, टाइप 1A जो है वो स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म से काम करता है और इसमें एक स्ट्रैंड को क्लीव करके दूसरा स्ट्रैंड उससे पास करा दिया जाता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अब जैसे टाइप 1A में क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला जो है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड वाला जो स्ट्रैंड है वो रन कर रहा है। तो इसके 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट पाया जा रहा है उससे टायरोसिन आकर के अटैच हो गया है। टायरोसिन किससे अटैच हुआ है? अपने ऑक्सीजन वाले रेजिड्यू से आकर के अटैच हो गया है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड बोलते हैं। तो इट स्टेट्स दैट इट फॉर्म्स फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड। तो टाइप 1A ने यहां पे बॉन्ड बनाया। अगर मैं टाइप 1B की बात करूं तो देखिए कॉन्सेप्चुअली कितना डिफरेंट है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इसने क्या किया, इसने 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप पे टायरोसिन ऐड करवाया है। तो 1B क्या कर रहा है, ये 5 प्राइम एंड था, इसके 3 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट है उस फॉस्फेट पे इसने टायरोसिन ग्रुप ऐड करवाया है। ठीक, तो ये भी फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड हो गया। इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड। दोनों में ही फॉस्फोटायरोसिन बॉन्ड है, बट 1A जो है वो 5 प्राइम फॉस्फेट पे और 1B जो है वो 3 प्राइम फॉस्फेट पे इस तरीके से बॉन्डिंग करा रहा है। अब एक चीज और समझिए कि टाइप 1A में मैंने लिखा हुआ है इट इज वर्किंग ऑन द स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म। अभी मैंने आपको दिखाया भी था। स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म का क्या मतलब है, यहां पे इसको कट किया, दूसरे वाले रेड वाले को उठाया और इसके ऊपर रख दिया। अब ये क्या हो गया, जो भी इसकी कॉइलिंग थी या जो भी इसका स्ट्रेन था वो रिलीज हो गया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो टाइप 1A स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म से काम करता है। अगर फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म का क्या मतलब हो गया, अगर यहां पे मैंने इसको कट किया, एक ये ब्लैक वाले को अगर मैंने यहां पे कट किया, इस ब्लैक वाले को यहां से कट किया और ये रेड वाला घुमा करके इधर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म। टाइप 1B क्या है, सुपर कॉइल रिलैक्सेशन के लिए होता है। जैसे मैंने अभी आपको टाइप 2 की तरीके से थोड़ा सा दिखाया था, तो ये भी सुपर कॉइल रिलैक्सेशन के लिए काम करता है। 1 DNA स्ट्रैंड रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर, मतलब यहां पे क्या हुआ, ये DNA ये इस तरीके से घूम जाएगा पूरा का पूरा, ना कि ये स्ट्रैंड पैसेज ना होकर के ये रेड वाला ऊपर ना आकर के ये पूरा का पूरा इस तरीके से नाच जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा। इसी को बोल रहे हैं सुपर कॉइल रिलैक्सेशन का काम कर रहा है टाइप 1B टोपोआइसोमरेज। अब बात कर लेते हैं कि टाइप 1A कहां पे है और टाइप 1A के कौन कौन से और सब टाइप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टाइप 1A वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन जो स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म से काम करता है। टाइप 1A का एग्जांपल है टोपो 1A, कहां पाया जाता है, यू बैक्टीरिया के अंदर। टोपो 3 भी इसी के अंदर आता है, ये कहां पाया जाता है, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरियोट्स के ऊपर पाया जाता है या यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स गायरेज की। रिवर्स गायरेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस कर रहा था, पता है आपको। रिवर्स गायरेज यू बैक्टीरिया और आर्किया दोनों के अंदर पाया जाता है। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो टाइप 1A के इतने एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं टाइप 1B की बात करूं, सर आपने टाइप 1B भी तो यहाँ पे बताया था, टाइप 1B की कोई और एग्जांपल्स नहीं है, एक ही एग्जांपल है अपनी फैमिली में। तो टाइप 1B, इसके कोई और सब टाइप्स नहीं है, कोई और एग्जांपल्स नहीं है, ये एक ही फैमिली में एक ही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टाइप 2 टोपोआइसोमरेज की। सर यहाँ पे हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ा था, ठीक है। तो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज में क्या हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो रहा है, मैंने बताया भी था, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन डीएनए। कोवेलेंट लिंकेज टू बोथ द स्ट्रैंड्स, दोनों ही स्ट्रैंड्स पे कोवेलेंट लिंकेज होगी, किसकी, फॉस्फोटायरोसिन वाली कोवेलेंट लिंकेज, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ऑल टोपोआइसोमरेजेस हैव न्यूक्लियोफिलिक टायरोसिन, फिर वो चाहे टोपो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, दोनों में ही होगा। तो कोवेलेंट लिंकेज टू बोथ द स्ट्रैंड्स, डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन 1 DNA इज कॉल्ड एज G सेगमेंट। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं इसको मैं मोड़ूं, ये कुछ इस तरीके का हो गया था, ठीक है, कुछ इस तरीके का हो गया था। अब मैंने जिस स्ट्रैंड को कट किया है, सपोज मैंने ये ऊपर वाले को काटा, तो इसको बोलते हैं G सेगमेंट। क्या बोल रहे हैं, G सेगमेंट। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन 1 DNA, जिस DNA को आपने काटा उसको बोलोगे G सेगमेंट, और दूसरा वाला जो ये ऊपर वाले को काटा था, इस वाले को काटा था, तो ये G सेगमेंट था, और जिस वाले को आप पास करा रहे हो उसको क्या बोलोगे सर, उसको बोलोगे T सेगमेंट।
ठीक, उसको बोलोगे टी सेगमेंट। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि टाइप 1A जो टोपोआइसोमरेजेस हैं वो लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करते हैं, और टाइप 1B टोपोआइसोमरेज किसी भी इंटीजर से चेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं अगर मैं टाइप 2 टोपोआइसोमरेज की बात करूं तो ये लिंकिंग नंबर को 2 से बदलेंगे, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये दोनों को कट करेंगे। टाइप 1A एक मतलब लिंकिंग नंबर में 1 का अंतर लाएगा, ये 2 का अंतर लाएगा, लिंकिंग नंबर में 2 का अंतर लाएगा, ये 1 का अंतर लाएगा, और ये किसी भी इंटीजर का ला सकता है, टाइप 1B। अब टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस का क्लासिफिकेशन कर लीजिए। टाइप 2 जो है टोपोआइसोमरेजेस वो 2 तरीके के हो सकते हैं, टाइप 2A टोपोआइसोमरेजेस और टाइप 2B टोपोआइसोमरेजेस। जो 2A है इसको अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो टोपो 2 इसका एक एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स में, टोपो 4 इसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया में, और डीएनए गायरेज जो है वो आर्किया के अंदर पाया जाता है। टाइप 2B की अगर मैं बात करूं, टाइप 2B टोपोआइसोमरेजेस की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है टोपो 6, ये प्लांट्स में है, एंड होमोलॉग्स ऑफ SPO11, ये भी आपके टाइप 2B टोपोआइसोमरेजेस के अंदर आते हैं। ये दोनों के दोनों ड्यूप्लेक्स स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म में के थ्रू काम करते हैं। ड्यूप्लेक्स स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म मतलब पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही हमें पास कराना है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स स्ट्रैंड पैसेज मैकेनिज्म। तो ये हो गया टाइप, जैसे मैंने एक बार पूरा समराइज कर देता हूं, तो हम लोगों ने टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज पढ़े, टाइप 1 का क्लासिफिकेशन पढ़ा, टाइप 1A, टाइप 1B, और फिर टाइप 2 का क्लासिफिकेशन पढ़ा, टाइप 2A और टाइप 2B टोपोआइसोमरेज। इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा और किस तरीके से ये फंक्शनैलिटी है इसकी वो भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, और खासकर डीएनए गायरेज जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, रिवर्स गायरेज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा टोपोआइसोमरेज का लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।